में जो केसलेस ट्रांजैक्शन है यानी कि नकद विहीन लेन देन, उससे कौन परिचित नहीं है? आज के दौर में मेरे ख्याल से लगभग सभी इससे परिचित है। कोई अगर नहीं भी है तो इस टॉपिक को समझने के बाद वो आसानी से उससे परिचित हो जाएगा, उसको सब समझ में आ जाएगा। यहां पर जो समझते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन, तो उनको भी यहां पे एक दो टेक्निक ऐसी मिलेगी जो उन्होंने पहले यूज में ना ली हो, तो ध्यान से देखें और उसका पूरा प्रोसेस आपको पता चलेगा कैशलेस ट्रांजैक्शन कैसे होता है, नकद विहीन लेन देन कैसे होता है। तो सबसे पहली चीज, नकद विहीन लेन देन, हमारी जो गवर्नमेंट है, भले राजस्थान गवर्नमेंट हो, सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, वो भी अभी नकद विहीन लेन देन यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन को ज्यादा प्रोत्साहन दे रही है। और सभी जगह वर्ल्ड में सभी जगह कैशलेस जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा काम में यूज में लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज, हमारा तो ये लास्ट टॉपिक है 12th इकोनॉमिक्स का, तो वो हमें पढ़ना है। नॉर्मली सभी लोग इस चीज को आसानी से समझ जाएंगे और समझना चाहिए। नकद विहीन लेन देन, अब इसका वर्ड जो है नकद विहीन, इससे ही आपको लग रहा है कि बिना नकद के, नकद विहीन यानी बिना नकद के जो आर्थिक लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे आपने कहीं से भी कुछ मंगाया और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दिया, आपने नकद नहीं दिया उसको, तो बिना नकद के जो आर्थिक लेन देन होते हैं वही नकद विहीन लेन देन कहलाता है। जैसे मैंने यहां लिख रखा है, बिना नकद के आर्थिक लेन देन, ठीक है ना, नकद विहीन लेन देन, कैशलेस ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। अब ये क्या होता है ये आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब होता कैसे है, यानी नकद विहीन लेन देन कैसे होगा, ये चीज सबसे मेन चीज है, ठीक है ना। कैसे, या फिर आप इसको समझ सकते हो कि इसके माध्यम कौन कौन से होते हैं, इसको कैसे हम यूज में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके माध्यम कौन कौन से होते हैं, इस पे ध्यान देने की बात है। सारे माध्यम मैंने यहां लिख रखे हैं, इसमें से कुछ से आप परिचित है, कुछ से नहीं है, तो वो भी आप परिचित हो जाएंगे। सबसे पहली चीज आती है चेक या ड्राफ्ट, ये आप बहुत यूज में लेते हो, एक तो चेक और एक ड्राफ्ट। ये जो दोनों काम होते हैं चेक और ड्राफ्ट, ये बिना नकद के होते हैं, लेकिन ये इसके लिए आपको बैंक की सहायता लेनी पड़ती है। बैंक, चेक का नाम आ गया, यानी चेक कौन जारी करता है, बैंक, ठीक है ना। यानी आपको कोई भी पेमेंट करना है, भुगतान करना है, तो उस भुगतान के लिए आपको बैंक जाकर, अगर आप किसी के भी भुगतान करना चाहते हो तो आप उसको चेक दे देंगे, उसको जब वो पैसे लेने होंगे तो वो चेक उस बैंक में लगाएगा और वहां पर उसके खाते में जो पैसे हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन इसमें किसकी सहायता ली जाती है, बैंक की। दूसरी चीज होती है ड्राफ्ट, जब अधिकतर ड्राफ्ट यूज में लिया जाता है किसी कंपनी या किसी कॉलेज या किसी संस्था को, जब पैसे उसके नाम पे बनवाए जाते हैं, यानी कोई फीस जमा करी जाती है तो उसके नाम पे वो फीस जो है उसके नाम का ड्राफ्ट बना के उसमें खाते में, उसके खाते में एक तरीके से ट्रांसफर हो जाती है। तो ड्राफ्ट ये भी बैंक के थ्रू ही होता है, यानी चेक और ड्राफ्ट ये दोनों ही बैंक के थ्रू होते हैं, ठीक है ना। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये पुराना परंपरागत तरीका है, काफी टाइम से चला आ रहा है, ठीक है ना। बहुत से लोग यूज में ले भी रहे थे और अभी भी लेते हैं। दूसरा आता है इंटरनेट बैंकिंग, ये काफी टाइम से हमारे यहाँ पे बहुत ही प्रचलित है, सभी जगह इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग में क्या होता है, आपको कोई भी पेमेंट करना होता है या कोई भी ट्रांजैक्शन करना होता है तो आपको इंटरनेट बैंकिंग की बैंक सुविधा देता है, और वहां पर इंटरनेट बैंकिंग में आप उस नेट बैंकिंग का जो भी पासवर्ड या जो भी आप अपना नेम, जो भी यूजर नेम डालते हो, पासवर्ड डालते हो, उसके थ्रू ये नेट बैंकिंग काम करती है। वहां पर आप अपना सारा बैलेंस वगैरह, सारा जो भी आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सब देख सकते हो। किसी को पेमेंट करना हो, ई कॉमर्स से अगर आपने कुछ मंगाया है, पेमेंट करना है, तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपको पेमेंट हो जाता है। लेकिन वहां पर आपको पासवर्ड और एक तरीके से आपका यूजर नेम वगैरह ये सब आपको डालना पड़ता है, और बैंक द्वारा ये सुविधा आपको दी जाती है, तभी आप इसका यूज में ले सकते हो, ठीक है ना। इसका बहुत यूज होता है, ठीक है ना, इंटरनेट बैंकिंग। ओके, चले आगे। स्वाइप मशीन, स्वाइप मशीन क्या होता है, देखिए बैंक क्या होता है कि कुछ अपने ग्राहकों को जो चालू खाता लिए हुए होते हैं उनको चालू खाता, कौन सा खाता, चालू खाता। बचत खाता तो लगभग सभी का होता है। चालू खाता जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, उनके चालू खाता होता है। तो उन पर बैंक क्या है, स्वाइप मशीन उनको अवेलेबल कराती है। स्वाइप मशीन के थ्रू क्या करते हैं, जो कार्ड होता है, जो भी आपका एटीएम कार्ड हो, एटीएम कम डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, उसको आप स्वाइप करते, आपका कोड डालते, तो वहां पे आपका पेमेंट जो है वो डायरेक्ट बैंक से ट्रांजैक्शन हो जाता है, ठीक है ना। थर्ड, नेक्स्ट चीज आती है एटीएम। इसके बारे में आप सब बहुत ही काफी समय से आप परिचित होंगे। एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांजैक्शन की जो लिमिट होती है वो सीमित होती है, यानी इसमें ट्रांजैक्शन आप सीमित प्रकार का कर सकते हो, आप ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन
नॉर्मली आप ज्यादा ट्रांजैक्शन में इसका प्रयोग एटीएम यानी एटीएम जाकर आप ट्रांसफर कर सकते हो बस, लेकिन ट्रांजैक्शन में आप ज्यादा इसको यूज में नहीं लेते हो, इसलिए ये इसका प्रयोग जो है वो सीमित है, ठीक है ना। इसके बारे में मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा बताने की जरूरत है। मोबाइल ऐप भी इंटरनेट बैंकिंग की तरह ही है, इसमें भी एक यूजर नेम होता है। यूजर नेम के साथ में आपको पासवर्ड लगाना पड़ता है, ठीक है ना। और ये जो सुविधा है ये भारत सरकार भी देती है, जैसे भीम ऐप है जिसे बोलते हैं भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है ना, इसका पूरा नाम है, ठीक है ना। तो ये भी एक भीम ऐप भी है। इसी तरीके से अलग अलग कंपनियों ने, अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग ई वॉलेट की सुविधा दे रखी है मोबाइल ऐप के माध्यम से। तो उस ई वॉलेट में आपके पैसे रहते हैं, बैंक अकाउंट से आपके उस ई वॉलेट में आ जाते हैं। ई वॉलेट से आप कोई भी भुगतान पेमेंट आसानी से कर सकते हो। मोबाइल ऐप होता है, जैसे एसबीआई का भी है योनो ऐप, अलग अलग बैंकों के अलग अलग ऐप है। भारत सरकार का भी एक भीम ऐप है, इसी तरीके से पेटीएम वगैरह, ये सब ई वॉलेट के माध्यम में, मोबाइल ऐप के माध्यम में, इसके माध्यम से आप भुगतान कर सकते हो, ठीक है ना। यूएसएसडी टेक्निक, ये आपको यूज में नहीं ली होगी, बहुत कम ली होगी। ये क्या होती है ये भी बता देता हूं। देखिए, आप कभी कभी मोबाइल में कोई मैसेज टाइप करते हो, जब आपका बैलेंस वगैरह देखते हो तो उस पर लिखा हुआ था यूएसएसडी रनिंग, तो लगभग वही उसी चीज से है। इसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डेटा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपको इसमें नेट की जरूरत नहीं पड़ती है ना। इसमें क्या होता है कि जो सिंपल आपका फोन होता है उससे भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। वहां पर क्या होता है, आपको एक नंबर *99# इस तरीके से नंबर डालना पड़ता है। आपको एम पिन और एम आईडी मिलते हैं। वही एम पिन और एम आईडी जो सामने वाला जिसको आप भुगतान करने वाले हो, जिससे ट्रांजैक्शन करने वाले हो, उसको भी इसी तरीके से मिलते हैं। तो आपको एक दूसरे का एम पिन, एम आईडी, एम पासवर्ड नहीं, एम पिन और एम आईडी पता होना जरूरी है। वो पता होगा, आप उसमें डालेंगे तो इस माध्यम से भी एक तरीके से पेमेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी तकनीक है, इसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। बाकी लगभग सभी में इंटरनेट की जरूरत होती है। स्वाइप मशीन में नहीं होती है, बाकी इन सब में होती है, ठीक है ना। स्वाइप मशीन में भी एक सर्वर काम करता है वैसे, ठीक है ना। चलो, माइक्रो एटीएम जो है ये आधार कार्ड के माध्यम से अधिकतर गांवों में प्रयोग होता है। आधार कार्ड के माध्यम से आपके फिंगरप्रिंट वगैरह होते हैं और उसके माध्यम से वहां पर पेमेंट हो जाता है। ये अधिकतर गांवों में होता है। कहां पर होता है, गांवों में। जो ई मित्र होते हैं, ई मित्र कियोस्क होते हैं ना, वहां पर ये माइक्रो एटीएम लगे हुए होते हैं। वहां पर आधार कार्ड अगर आपके जुड़े हुए हैं तो फिंगरप्रिंट से आप पेमेंट आसानी से कर सकते हो। तो ये कुछ माध्यम होते हैं कैसे किया जाता है कैशलेस ट्रांजेक्शन। उसके बाद कुछ उपयोगिता, कैशलेस ट्रांजेक्शन हमारे लिए क्यों उपयोगी है, और कुछ सीमाएं, इसकी सीमाएं क्या है और इसमें हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, वो चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल धोखाधड़ी बहुत हो रही है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज हम चलते हैं उपयोगिता पर, ठीक है ना। उपयोगिता देखिए, समय व धन की बचत बहुत बड़ी उपयोगिता है। इसके बारे में मुझे नहीं लगता आपको कुछ बताने की जरूरत है। आपको पैदल चल के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे मोबाइल से भी आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप का माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। नकद न रखना, नकद रखने की आपकी जो झंझट है, वो झंझट जो है वो खत्म हो गई, ठीक है ना। नकद रखने की आपको घर पे जरूरत नहीं कि मेरे पास नकद होना चाहिए, ठीक है ना। बैंक दबाव कम, बैंक में दबाव की कमी होती है, क्योंकि बैंक में बहुत लंबी, वैसे ही आप जाते हो तो लंबी लाइनें रहती है। तो वहां पर अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे, इससे अच्छा आपको मोबाइल में सुविधा मिल रही तो वहां से आप ट्रांजैक्शन करो। राजस्व में वृद्धि, ऐसा करने से क्या होता है, थोड़ा बहुत शुल्क भी लेता है बैंक वगैरह, और उसके अलावा सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होती है, ठीक है ना। कालाबाजारी कम, ऐसा करने से क्या होता है, अवैध कामों पे रोक लगती है और कालाबाजारी कम होती है। दोनों लगभग एक दूसरे के पूरक ही है, ठीक है ना। कालाबाजारी कम होना और अवैध कार्यों पर रोक। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आप नेट के थ्रू, बैंक के थ्रू इस तरीके से अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो आपकी सरकार को, आपके बैंक को मोबाइल में हर चीज का एक तरीके से हिस्ट्री रहेगी कि आपने क्या किया, कैसे किया, कहां से आया, कहां से गया, ठीक है ना। नकद में आप किसी को भी दोगे तो उसका कोई हिस्ट्री नहीं रहने वाली, ठीक है ना। तो अवैध कामों पे रोक लगती है, कालाबाजारी कम होती है ना, ठीक है। अब कुछ सीमाएं भी होती है, यानी ये प्रयोग में बहुत सी जगह कठिनाई भी पैदा करता है। कैसे करता है, एक तो अशिक्षित वर्ग को क्योंकि यूज लेने में दिक्कत आती है, उसे ज्यादा कुछ पता नहीं होता है तो इसलिए कठिनाई आती है। दूसरा, वो छोड़ते हैं कि वहां कोई बात नहीं, अपन तो नकद ही कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आती है बैंकिंग आदत कम। बहुत से लोगों की बैंकिंग आदत कम होती है, बैंक में कम आना जाना पसंद करते हैं, तो उनके साथ भी दिक्कत आती है। धोखाधड़ी की आशंका होती है। बहुत से लोग सोचते हैं यार मैं धोखो मिल जाए तो बच्चे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो धोखा मिलने से दिक्कत हो जाएगी, तो इस वजह से वो नहीं करते। अनेक सौदों में अनुपयोगी, जैसे आपके घर में दूध वाला आता है, आप धोबी से प्रेस करा, तो ये जो है ये इस कैशलेस ट्रांजैक्शन को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। प्रभावी कानून नहीं, अगर आपको कोई
धोखाधड़ी हो जाती है तो साइबर अपराध जो होता है साइबर, है ना, तो उसके लिए कोई आपका प्रभावी कानून नहीं है जो आपको ज्यादा सुरक्षा प्रदान करे। बैंकिंग सुविधा विस्तार जो है वो सीमित है। बहुत से जगह पर बैंक ने बहुत सी सुविधाएं दे रखी है, लेकिन गांव के जो इंटरनल एरिया है वहां पर बहुत सी ये इस तरीके की सुविधाएं नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। तो ये कुछ सीमाएं और कुछ उपयोगिता है। उसके साथ में एक दो चीज और, वो ये कि सावधानियां क्या रखनी चाहिए आपको जब अगर आप कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको ये सावधानियां रखनी बहुत जरूरी है। एक तो आप आपके एटीएम नंबर हो, क्रेडिट कार्ड वगैरह इन पे ना लिखें, ना आपके जो पर्सनल जो पासवर्ड है वो किसी को बताए, और आपके मोबाइल नंबर जो है वो एक ही रहने दे सेम, ताकि आपके कोई भी अगर इधर उधर पैसा होता है तो आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाता है, तो ज्यादा चेंज ना करें उसको। अपने पासवर्ड जो एटीएम पिन वगैरह है वो लगातार कंटिन्यू थोड़े थोड़े दिनों बाद बदलते रहे। तो ये कुछ सावधानियां भी रखनी जरूरी है, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा केसलेस ट्रांजेक्शन, और ये हमारी जो 12th इकोनॉमिक्स की जो हम हिंदी वाली जो सीरीज चला रहे थे वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद नए कोर्स के साथ और नई उम्मीदों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।